नमस्कार, मैं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। अडानी के घर में कितने विभीषण हैं? रावण की लंका सिर्फ एक विभीषण ने स्वाहा करवा दी थी। अडानी के घर में फिलहाल जो खबर आ रही है, 2 विभीषण हैं और इन 2 विभीषणों की चक्कर में अडानी की जांच 2 और देशों में शुरू हो गई है। अमेरिका में तो अभी अदालत में मामला है, बड़े मुश्किल से समन स्वीकार किया, 14 महीने तक टाल मटोल करते रहे, लगा साहेब बचा लेंगे, साहेब बचा नहीं पाए, फिर समन स्वीकार किया और वहां पर अब मामला शुरू हो चुका है अदालत में। अब इटली और स्विट्जरलैंड में भी जांच की आंच अडानी तक आ गई है। अब ये नहीं कह देना कि इटली में राहुल गांधी ने नानी के घर फोन करवा के जांच करवा दी, क्योंकि इटली में मोदी जी की मित्र मेलोनी बैठी हुई है और आपको पता है मोदी और मेलोनी किसी भी इंटरनेशनल फोरम में, किसी भी प्लेटफॉर्म पर अगर एक साथ आते हैं तो अंधभक्त कितने खुश होते हैं। वो मोदी और मेलोनी की फोटो इस देश में कितनी वायरल होती है, खासकर अंधभक्तों को बहुत उसमें मजा आता है। तो इटली में राहुल गांधी की नानी का कोई सोच नहीं लगा है कि उसकी वजह से अडानी की जांच हो रही। बैंक दो जो सबसे बड़े बैंक हैं, उन बड़े बैंकों ने जांच शुरू की और वो भी खाता पर, बही खाता पर नजर बनाए हुए हैं। ये स्थिति इसलिए बनी है क्योंकि लाखों करोड़ रुपए का स्कैंडल, ये 2 विभीषण जो हैं, इन्हीं के हवाले से ये खबर आई और यही उसके सूत्रधार भी हैं लाखों करोड़ के स्कैंडल के। अब सवाल है कि सेठ एक के बाद एक देश में फंसते जा रहे हैं। भारत में तो मान लिया सब कुछ अपना ही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन विदेशों में कैसे साहेब बचाएंगे सेठ को? और सवाल पूछने बताएंगे निजी मामले, कोई 2 देशों के राष्ट्राध्यक्ष आपस में बात नहीं करते हैं, लेकिन बचाएंगे कैसे? अब सवाल तो हम करेंगे, आप जवाब दो ना दो। भाऊ को ले आइए, जरा खबर डिटेल में पूरी बता दें आपको। स्वागत है भाऊ। भैया दिखाइए जल्दी से, जरा ट्वीट हेडलाइन सब दिखा दीजिए। ये देखिए, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट, ओसीसीआरपी। ये ओसीसीआरपी पहले भी कई खुलासे कर चुका है। ओसीसीआरपी की ये नई जांच है, न्यू इन्वेस्टिगेशन। इवन एज इंडियन conglomerate Adani Group faced allegations of market manipulation in 2023. 2 men with ties to the Adani family, 2 व्यक्ति जो अडानी परिवार के साथ बहुत गहरे जुड़े हुए हैं, एंड डायरेक्टर पोजीशंस इन एसोसिएटेड फर्म, और जो उनसे जुड़े हुए एसोसिएटेड फर्म्स हैं उसमें डायरेक्टर लेवल के पोजीशन होल्ड कर रहे हैं, secretly invested billions in its listed companies। इन्होंने चुपचाप गोपनीय तरीके से बिलियंस, मतलब अरबों रुपए, इन्होंने अरबों डॉलर इन्होंने इसके लिस्टेड कंपनियों में इन्वेस्ट किए। मतलब आपस में ही, जो इसको कहते हैं, अगर सेबी वगैरह इस बात पे ध्यान दे, हालांकि सेबी क्या ध्यान देगी, ये बात तो भारत का है, भारत में तो सब चीज मौज में ही निकल जाएगा। आगे हेडलाइंस भी कुछ दिखा दीजिए। बैंक डॉक्यूमेंट्स एक्सपोज स्केल ऑफ सीक्रेट इन्वेस्टमेंट्स इन अडानी ग्रुप बाय फैमिली एसोसिएट्स ऑफ सेकंड रिचेस्ट इंडियन बिजनेसमैन। ये फैमिली एसोसिएट्स जो लिखा है ना, ये वही 2 हैं कि ये परिवार के बहुत करीब करीब जुड़े हुए सहयोगी, और इन्होंने यहां भी वही है कि बहुत बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट किया था। आगे चलिए, बैंक डॉक्यूमेंट से सब खुलासे हुए हैं। वायर की स्टोरी भी है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद इटली के बैंक ने अडानी समूह से जुड़े 2 लोगों के खातों की जांच की, संदिग्ध लेन-देन, एफटी। ये एफटी की खबर फाइनेंशियल टाइम्स, एफटी की खबर है तो उसकी विश्वसनीयता थोड़ी और बढ़ जाती है। आगे चलिए, अडानी समूह में बेनामी निवेश पर एक और रिपोर्ट, कांग्रेस ने लगाए आरोप। ये वही है, मतलब अलग अलग जगहों पर है। अब चलते हैं भाऊ के पास। भाऊ, ये क्या है? ये 2 विभीषण कौन है जो लंका ढाने के लिए नई हेडलाइंस बनवा रहे हैं? जनवरी में हम्म
जब हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई 2023 में, तो पूरे विश्व में हड़कंप मच गया। और हिंडनबर्ग ने तो बिंदुवार सारा सिलसिलेवार सब बता दिया था। लेकिन सबसे पहले हिंडनबर्ग अपने आप में शॉर्ट सेलर है। वो ब्लैकमेल करवाता है कंपनियों को, और लोगों को शेयर की कीमतें कम करके फिर खरीदता है और फिर बेचता है। ये शेयर मार्केट का ऑपरेटर है, इसलिए इसके बात हमारे यहाँ हमेशा, हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ जो अंधभक्त और ये पामेरियन है मीडिया, ये हमेशा किसी के कुकर्मों पे पर्दा डालने के पहले उसे क्रेडिबिलिटी पे जोर देता है। सवाल हिंडनबर्ग कौन है ये नहीं था, सवाल ये था कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट में क्या सच्चाई है। लेकिन हिंडनबर्ग पे बात हुई, फिर उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय तक बात गई और इस मामले को रफा दफा करने का प्रयास किया। लेकिन विश्व के बैंकों ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट में बहुत कुछ सच्चाई पाई, और उसके तहत उन्होंने अपने लेवल पे भी, जहां जहां हिंडनबर्ग रिपोर्ट में उस बैंकों का भी जिक्र था, उन्होंने अपने लेवल पर अपना इन्वेस्टिगेशन अलग से करना शुरू किया। ऐसी ही इटली की सबसे बड़ी बैंक है इंतेसा सान पोलो, इंतेसा सान पाउलो। इस बैंक ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट सामने आने के बाद अडानी समूह से जोड़े 2 व्यक्तियों की जांच शुरू की। ये दोनों गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी के सहयोगी बताई देते हैं। और ये बात उनको तब भी कंफर्म हो गई कि एक स्विस की बैंक, जब इस बैंक ने टेक ओवर की, तो उस बैंक में जो खाते थे ये 2 संदिग्ध व्यक्तियों के, उसको इंट्रोड्यूस करने वाला आदमी दोनों को एक ही था, जिसका नाम अडानी था, विनोद अडानी। आई बात समझ में? तो उसके बाद उनको कंफर्म हो गया। फिर ये 2 लोग कौन है? बैंक अधिकारियों ने इन दोनों के साथ पूरा इन्वेस्टिगेशन करने के बाद इन दोनों को सामने बुला के अलग सवालों के जवाब लिए। उसमें ताइवान के कारोबारी चैंग चुंग लिंक है। ये ताइवानी चाइनीज इंसान है, ठीक है। और दूसरा है संयुक्त अरब इमिरेट का, यूनाइटेड यूएई का नासिर अली शबन अहली। इन दोनों से मुलाकात की। दोनों ने कहा कि भाई हम लिख के देते हैं कि वो हिंडनबर्ग रिपोर्ट को हम नहीं मानते, जो हमारा जिक्र हुआ उसमें वो सब गलत है। फिर उसके बाद उन्होंने अपना जो आंतरिक मेमो है, बैंक ने जो इन्वेस्टिगेट करने के बाद उसकी जो फाइनल फाइंडिंग है, वो बैंक ने अपने ऊपर अधिकारियों को दे दी। अब ये रिपोर्ट है जो इसमें अखबारों में छपी है, फाइनेंशियल एक्सप्रेस में। अब उसमें ये कहा जाता है कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट जिस दिन जारी हो गई उसके अगले दिन तक चांग के पास लगभग $1 अरब और अहली के पास $2 अरब की राशि ऐसे हज फंड्स में निवेशित थी जिनकी मूल संपत्तियां संभावित रूप से अडानी समूह की संपत्तियों में लगी हुई थी। हेज फंड्स जो होते हैं आशीष जी, ये प्राइवेट फंड्स होते हैं। ये प्राइवेट फंड 2-3 लोग मिलकर बनाते हैं और ये इन्वेस्ट करते हैं अलग अलग कंपनियों में। तो ये जो हेज फंड की जो एक हेज फंड की नाम लिया उन्होंने, जिस फंड में 1 अरब एक ताइवानी का था और 2 अरब उस यूएई के बिजनेसमैन के थे। और हाँ, और ये हज फंड दबा के पैसा जो है उन्होंने अडानी में लगाया था। इसमें जो चैंग है, ठीक है। अब आगे मेमो ये कहता है कि 2020 में अधिग्रहित किए गए स्विस निजी बैंक रेल एंड सी की दुबई शाखा में तीनों ग्राहक एक ही बिजनेस इंट्रोड्यूस के जरिए इंट्रोड्यूस थे। वो तीनों ग्राहक कौन थे? विनोद अडानी, चांग और अहली। इसका मतलब ये तीनों की दोस्ती है। तीनों ने बैंक में खाता खोलने के पहले जो आपको एक इंट्रोड्यूस करता है, वो तीनों का इंट्रोड्यूसर एक था। मेमो ये कहता है आगे, और इसी के तहत चांग की स्विट्जरलैंड में भी जांच चल रही है। वहां उनको अडानी का फ्रंटमैन कहा गया है उनकी रिपोर्ट में। दूसरी ओर चांग और अहली ने
इंतिसा के वरिष्ठ अधिकारियों को बताया कि हेज फंड से जुड़े खातों पर उनका नियंत्रण था। उन्होंने माना कि हम दोनों नियंत्रित करते थे। उनका कहना था कि उनकी संपत्तियां पेशेवर गतिविधियों से अर्जित की हुई है और अडानी समूह में उनका निवेश उस परिवार के सदस्य की व्यावसायिक समझ के भरोसे के आधार पर था। मतलब विनोद अडानी के कहने पे था। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि लेन देन का महत्व इसलिए क्योंकि हिंडनबर्ग के उस दावे को मजबूती देता है जिसमें कहा गया है कि सहयोगियों के जरिए गुप्त रूप से अडानी के शेयर रखे गए, जिससे शेयर की कीमतों में हेराफेरी करने में जुड़े नियमों का संभावित उल्लंघन हो गया होगा। ये इटालियन बैंक का फाइंडिंग है जो मैं बता रहा हूं आपको। जो मेमो मैं कह रहा हूं वो उनकी रिपोर्ट है। मेमो ये भी उल्लेख करता है कि चांग के खाते से विनोद अडानी के खाते के साथ सीधा लेन देन हुआ था, हालांकि रकम बहुत ज्यादा बड़ी नहीं थी। इसके पहले एफटी ऑर्गेनाइज क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट की संयुक्त रिपोर्ट में दावा किया गया था कि चांग और अहली ने कथित तौर पर विनोद अडानी के एक कर्मचारी की मदद से ऑफशोर फंड्स के जरिए अडानी समूह के शेयर खरीदे और बेचे, जबकि वास्तविक नियंत्रण किसी और पे था और इसको छिपाया गया। फाइनेंशियल एक्सप्रेस आगे लिखती है कि इंतेसा द्वारा चांग और अहली के उस हेज फंड्स में प्रमुख मात्रा में हिस्सेदारी रखने वाला बताया जाना पहले सामने आ चुकी संरचना से मेल खाता है। जिन ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड की कंपनियों के जरिए इन निवेश को नियंत्रित किया गया, उनकी शुरुआती अक्षर भी उन कंपनियों से मेल खाती है जिनका कथित तौर पर पहले इस्तेमाल किया गया था। अब ब्रिटिश की वर्जिनिया आइलैंड जो है, ये ऐसी कंट्री है जहां पैसे का कोई लेन देन पूछा नहीं जाता। ये वो टैक्स हेवन जिसको कहते हैं, वहां कोई पूछता नहीं आप पैसे कहां से लाए, नंबर 2 के, नंबर 1 के है, बस आप जब डिपॉजिट करते जाइए। तो ये क्या करते हैं, जो नंबर 2 के पैसे या हवाला ट्रांजैक्शन या जो ब्लैक मनी है, इसको सर्कुलेट करने के लिए ये वहां कंपनियां बनाते हैं। वर्जिन आइलैंड की एक कंपनी कल आशीष चित्रांशी को $100 अरब देगी, तो आशीष चित्रांशी को अकाउंट में तो व्हाइट में लोन होगा, लेकिन देने वाले की क्रेडिबिलिटी क्या है? आप जब वर्जिन आइलैंड में पूछोगे तो बोलेगी हमारे यहाँ रजिस्टर्ड कंपनी है ये, हम इसको लीगल मानते हैं। तो ये वर्जिन आइलैंड हो गया, मॉरिशियस हो गया। मॉरिशियस से भारत में इतना इन्वेस्टमेंट है जितना सोच भी नहीं सकते हो आप। मॉरिशियस का जीडीपी से ज्यादा हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट है मॉरिशियस से। तुर्की को जब मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत की मीडिया ने भेजा था कि मुंहतोड़ जवाब तुर्की को देने के लिए मोदी जी साइप्रस गए हैं। वो साइप्रस भी तो विनोद अडानी का अड्डा था। बस वही मैंने वही कहा, ये यहाँ ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड की बात हो रही है। इसी बीच भारत बाजार नियामक भारतीय मतलब जो सेबी ने हिंडनबर्ग में लगाए गए धोखाधड़ी के आरोपों से अडानी समूह को क्लीन चिट दी। ठीक है, ये हमारे यहाँ मतलब विदेशों में इतना अंधी कटाई नहीं है। विदेशों में आज भी कोई नैतिकता है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के आधार पर इटली की सबसे बड़ी बैंक कहती है कि इसमें गड़बड़ है। 3 लोगों को चिन्हित करती है। गड़बड़ कैसी है वो मेमो पूरा रिपोर्ट फाइंडिंग करती है, वो ये फाइनेंशियल एक्सप्रेस के फाइनेंशियल टाइम्स के पास पहुंचती है, वो उस पर रिपोर्ट बनाती है। उनके रिपोर्ट के बदौलत स्विट्जरलैंड पे उनमें से एक चांग के खिलाफ इंक्वायरी शुरू हो जाती है। पूरे विश्व में अडानी को जिन अकाउंट से पैसा आ रहा है, जो लोग अडानी से जुड़े हुए हैं, उनकी इंक्वायरियां हो रही है, वो दोषी पाए जा रहे हैं। लेकिन जिस अडानी के पास ये पैसा आता है वो पाक साफ है। ये वैसा ही है कि अमेरिका ने अपने यहाँ के एक कंपनी को जबरदस्त फाइन लगाई, क्योंकि उस कंपनी ने ये कहा कि भारत में कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए 5 जगह हमने रिश्वत दी। उसने एक्सेप्ट किया, हमने रिश्वत दी। वहां के कोर्ट ने उस कंपनी को कई गुना ज्यादा फाइन लगा दी, क्योंकि उसने अनएथिकल काम किया अमेरिकन कानून से। लेकिन जिन जिन लोगों को भारत में रिश्वत दी, जिसके लिए उसको वहां सजा हुई, भारत की सरकार उन कंपनियों पे एक्शन तक लेने को तैयार नहीं है, जबकि सारा मामला सामने है।
उन्होंने कहा कि ये टेंडर लेने के लिए इंडियन ऑयल को हमने यहाँ रिश्वत दी, हमने इस कंपनी को यहाँ रिश्वत दी, हमने इन कंपनी को इतनी रिश्वत दी। ये सारी रिकॉर्ड्स वहां पे है, लेकिन यहाँ पे कोई बोलने को तैयार नहीं है। बीबीसी ने एक खबर के हवाले या किसी व्यक्ति के हवाले ये बताया था कि भारत ने जो बोफोर्स खरीदी है स्विट्जरलैंड से, स्विस से, उसमें शायद दलाली दी गई है। बीबीसी के एक खबर से यहाँ राजीव गांधी का राजनीतिक करियर दांव पे लगा दिया गया, उन्हें सत्ता से बाहर होना पड़ा। और यहाँ वहां के कोर्ट में प्रूव हुआ कि हमारे यहाँ रिश्वत दी गई। अडानी के मामले में भी प्रूव हुआ कि अडानी ने वहां रिश्वत दे देकर गलत एग्रीमेंट अमेरिका में जमा करवाए। ये सारी बातें हमारे देश के सामने आने के बाद भी हमारे यहाँ उन अधिकारियों पे कोई कार्यवाही नहीं होती है, उन लोगों पे कार्यवाही नहीं होती है, और ये कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। कार्यवाही की चिंता नहीं है भाऊ, कार्यवाही हो ना हो, इटली सबसे बड़ा बैंक जांच कर रहा है ना। और जिस दिन ये अडानी इटली के बैंक, स्विस बैंक और अमेरिका में फंस गए, भारत का सबसे बड़ा बैंक डूब जाएगा। चिंता इसकी है। एसबीआई वहां से सबसे बड़े बैंक जांच कर रहे हैं, और यहाँ एसबीआई ने अपना पूरा सर्वस्व अडानी के जिम्मे कर दिया। एलआईसी और एसबीआई, इन दोनों का क्या होगा आप सोचिए, अडानी डूबेगा तो। नहीं, सब मुझे ये डूब भी गए। आप और हम मरेंगे ना, वही इस देश हमारे का सुनने वाले मरेंगे। लेकिन मोदी जी और उनकी पूरी कैबिनेट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो उसके परे उठ गए। आज भी मोदी जी जिस आदमी के खिलाफ अमेरिका में वारंट निकला हुआ है, जिस आदमी के खिलाफ इतनी सारी जगह पे इंक्वायरी हो रही है, इसके बावजूद मोदी जी उनके एयरपोर्ट के लोकार्पण में जाते हैं और उनकी उनके बारे में बड़ी बड़ी बातें कहते हैं। You are endorsing the criminals, you are endorsing the fraudulent practices, you are introducing or you are endorsing the corrupt practices in this country, and again you call yourself a true nationalist। मुझे समझ में नहीं आता, या तक इन शब्दों के अर्थ उनके पास नहीं है। राष्ट्रभक्त, ये शब्द के मायने अलग है। आप कहते हो कि मैं इस देश में भ्रष्टाचार, व्यभिचार, दुराचार किसी हालत में नहीं होने दूंगा, ये मोदी की सरकार है, और भ्रष्टाचारियों के एरोप्लेन का उद्घाटन करने आप पहुंच जाते हैं, उसको एंडोर्स करते हैं। इसके मायने या तो आपको जो आप बोलते हैं भ्रष्टाचार, दुराचार, व्यभिचार, राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रद्रोह, इसके मायने ही आपको पता नहीं है, यही सामने आता है। और फिर अमेरिका सरकार भी नई एक्शन लेने की तैयारी में है। अभी मेल से, ईमेल से जब समझ भेजा जाएगा तो उसके बाद क्या होगा भगवान जाने। कई चीजें ऐसी है कि आने वाले समय में अडानी रिसीव कर लिया, समझ रिसीव कर रही। अब आने वाले समय में अडानी जी की तकलीफें और बढ़ने वाली है। इंडिया का ट्रेड डील खत्म होने के बाद भी अडानी को कुछ रिलीफ मिलेगा ऐसा मुझे दिखाई नहीं देता। नहीं, अडानी जी इस ट्रेड डील में बाकी एडिशन भी तो होना है। अडानी बेसिकली मोदी को कहीं पर भी साइन करवाने के लिए उनको हथियार बना के रखा है अमेरिका ने, जहां दस्तखत करवाना। दो चीजें अमेरिका में, तीन चीजें हैं इस समय, 3 पॉइंट्स। एप्स्टीन फाइल्स, अमेरिका के पास मोदी जी कोई डील कर लेंगे। एप्स्टीन फाइल्स, अडानी का फंसना, और तीसरी चीज जो निखिल गुप्ता ने कबूलनामा किया है वहां की कोर्ट में कि हमको भारत के रॉ के अफसर ने, वो तीसरी चीज है जिसकी जांच, क्योंकि एफबीआई ने कहा था कि जो भी लोग इसमें शामिल हैं हम उन तक को अपने कानून के शिकंजे में लाएंगे। तो रॉ तक आए मामला, रॉ की रिपोर्टिंग सीधे पीएमओ में और एनएसए को होती है, इसमें और कोई तो है नहीं कि गिरिराज सिंह को हो उसकी रिपोर्टिंग। तो ये 3 मामले हैं, निखिल गुप्ता का कबूलनामा, एप्स्टीन फाइल्स और अडानी। ये 3 लोग मिल करके ये बरमुडा ट्रायंगल बना दिए हैं, और इसी बरमुडा ट्रायंगल में इस विश्वगुरु देखिएगा आप, सियासत डूबेगा, आज नहीं कल। बस अंतर देखना यही है कि देश पहले डूबेगा कि इनकी सियासत पहले। देश डुबा के डूबेंगे तो क्या मतलब है, मतलब है आधा तो डुबा ही दिया है।
खैर इजाजत दीजिए, जो इंफॉर्मेशन थी सारी दे दिया, भाव ने बता दिया है, बाकी आप देखिए देश की दशा, आप बेहतर हमसे शायद देख सकते हैं। धन्यवाद भाव, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।